रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। वो लोकहित में काम करे और लोकहित में काम करना अगर रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटेगी। आप अपनी रबड़ी का हिसाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता ये भली भांति समझती है, वो जानती है कि उनके लिए किए गए कामों को जो रेवड़ी बता रहा है वो हमारा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, वो उन लोगों का अपमान कर रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। चुनावी माहौल गरमा रहा है और बहुत सारी बातें इस चुनाव में जो सुनने में आ रही हैं वो सोचने को मजबूर करती है कि सरकारें क्यों बनाई जाती हैं। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है तो जहां पर हमारी सरकारें, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नहीं है, चुनाव आते हैं बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं कि हमने क्या किया है और जनता क्या निर्णय लेगी उस बेसिस पर। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और यह बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है।
हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है। 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद कोई ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे। अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं। आप इंग्लिश एजुकेशन का, मेडिकल, MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा है कि हमने ये सब पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो सामने वाले लोग क्या कर रहे थे? मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। लेकिन जो बयानबाजी आपको उनके शीर्ष नेतृत्व की सुनाई देती है, उसके पीछे की एक असलियत है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है धान को की ज्यादा खरीद करेंगे और ज्यादा दाम पर खरीदेंगे। ये सरकार जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया और कहा जो सरकार MSP से ज्यादा का पे खरीद करेगी उसको सेंट्रल पूल में उसका नहीं खरीदा जाएगा, प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाएगा। तो तू डाल हम पात। हमारी यहाँ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट डाल देते हैं, अब आप क्या कीजिएगा। लेकिन असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देखा कि एक तरफ वो पार्टी, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री, उनका महकमा है जो जनता का भला करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार रोड़ा बनना चाहते हैं और भला होने नहीं देना चाहते हैं किसी कीमत पर। इसके अतिरिक्त करार हमसे किया कि हम 86 मेट्रिक टन आपसे चावल खरीदेंगे, उसको घटाकर 61 मेट्रिक टन कर दिया गया। हम इस पर भी चुप रहते। लेकिन इसी सरकार का दोहरापन और दोगलापन देखिए और दोहरा मापदंड देखिए कि उन्होंने कर्नाटका की सरकार को बोला कि नहीं आप अन्नभाग्य योजना नहीं लगा सकते, हम तो आपको 35 मेट्रिक टन चावल नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, तो हमसे क्यों कम खरीद रहे हैं, हम इससे ज्यादा खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ को भी छलेंगे और कर्नाटक को भी छलेंगे क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और लंबे समय तक आएगी भी नहीं। ये मैं आपको हाजिर नाजर जानकर एक भविष्यवाणी भी कर देती हूं। तो रेवड़ी रेवड़ी चीखने वाले लोग लगातार रबड़ी परोस रहे थे। यही बस्तर में NMDC का नगरनार स्टील प्लांट है, वो अडानी जी को सौंपने के लिए पूरी तरह से आतुर है मोदी जी, और यहां पर आकर बड़े बड़े भाषणों में कहते नहीं जी हम तो नहीं बेचेंगे उसको। तो फिर उसको दीपम की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बेचने के लिए रजिस्टर क्यों किया हुआ है, उसकी बोलियां क्यों लगवाई जा रही है। राज्य सरकार ने कहा कि चलिए आप बेचना चाहते हैं हम खरीद लेंगे, हम चलाएंगे जिससे लोगों की नौकरियां ना जाए, सरकार का प्रबंधन रहे। आपने कंडीशन लगा दी
कि राज्य सरकार बिडिंग का हिस्सा ही नहीं बन सकती है। ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सा सौतेलापन है? ऐसा आप क्यों लगातार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भी ये समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए होने वाले काम को रेवड़ी कहते हैं, तो ये रेवड़ियां हम और बांटेंगे, क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, लोकहित का काम करने के लिए। अगर लोकहित का काम को आप रेवड़ी मानते हैं तो ये रेवड़ी इस देश में और बंटनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारी सरकार ने अनाउंसमेंट किया, मैं उसका स्वागत करती हूं कि हमारी पुनः सरकार बनेगी और हम पुनः से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे। 17.5 लाख आवास विहीनों के लिए मकान बनाएंगे। 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार मिशन योजना है उसको और प्रबल तरीके से बनाएंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो और खुलेंगे। बिजली बिल हाफ योजना जिससे 44 लाख परिवारों का भला हुआ उसको और व्यापक तौर पे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो लोकहित में काम करें, वो एक दो धन्ना सेठों की परिक्रमा ना करती रहे, वो लोकहित में काम करे। और लोकहित में काम करना अगर रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटेगी। आप अपनी रबड़ी का हिसाब दीजिए। आज इस देश की 83% आबादी की जो आय है वो आपकी नाक के नीचे कम हुई है, लेकिन आपके परम मित्र तो भैया नंबर 2 पर पहुंच गए विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में। आपके परम मित्र के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप आते हैं, उसकी कोई जांच नहीं होगी। वो रबड़ी जो आप परोस रहे हैं लगातार इक्के दुक्के अपने मित्रों को, उसके बारे में चर्चा कब होगी? और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये भली भांति समझती है, वो जानती है कि उनके लिए किए गए कामों को जो रेवड़ी बता रहा है वो हमारा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, वो उन लोगों का अपमान कर रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है सूद समेत इसका जवाब उस दिन देगी जिस दिन वो वोट करने के लिए निकलेगी। और आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करती हूं जनता से कि हमारे कामों को देखकर जो हमने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से आपके लिए किया है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाइए जिससे कि हम वो सारे काम और व्यापक तौर पर कर पाए जो हमने पिछले 5 साल में करे। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले सुमोटो पे ले ले तो उसका मैं अनुग्रहित रहूंगी। शराबबंदी को लेकर 27% वेतन बढ़ा। मैं पहले तो शराब पर ही बात कर देती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें ज्यादा विचार विमर्श, जिसमें ज्यादा कंसेंसस, जिसमें ज्यादा समन्वय बनाना पड़ता है। उनमें से एक विषय ये है, हमारी सरकार का क्या मत है इस पर? जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। आगे उसका क्या प्रारूप होगा ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। जो आपने नियमितीकरण की बात करी, 27% मेरे ख्याल से नियमितीकरण हुआ है, वेतन बढ़ाया उनका, और भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविदा पर जिस तरह से लोगों से काम कराया जाता है एडहॉक तरीके से, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके लिए कोई ऐसा परिवेश नहीं है सामाजिक तौर पर जिससे कि आज नौकरी है कल को ना रहे तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन 27% वेतन बढ़ाना एक पहल है। मुझे लगता है कमान जब दोबारा से मिलेगी तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। दोनों चीजों में समन्वय, दोनों चीजों में बातचीत और ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अनुज जी, राजनीति में भावे को आपने भविष्यवाणी की, एक भविष्यवाणी मोदी जी के लिए करें और दूसरी प्रियंका जी के लिए। मैं भविष्य वाचती नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं करूं, तो मैं एक दावे के साथ बात कह सकती हूं कि कांग्रेस जो कहती है
वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले कहा था धान की खरीद पर, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। बेरोजगारी भत्ते की बात हमने करके दिखाई। राजस्थान में 500 में सिलेंडर पूरे देश में नहीं मिल रहा, राजस्थान में मिल रहा है। 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चल रही है। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हमने अपनी 5 गारंटियों को पूरा किया, और तब पूरा किया जब केंद्र सरकार रोड़ा बनाती रही। तो कांग्रेस के वादों में और किसी और के जुमलों में यह अंतर है, और मैं आशा करती हूं कि आप लोग मेरी इस बात पे से सहमत होंगे। आपने भविष्यवाणी करी 24 में, 2024 में मोदी सरकार नहीं बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। और यह विश्वास मुझे जनता के बीच में रहने से, उनकी बात सुनने से, उनकी विषमताओं को देखने से और सरकार की असंवेदनशीलता से समझ में आता है। एक भविष्यवाणी लेकिन जरूर करती हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें बनने जा रही हैं। प्रियंका जी मेरी नेता है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अदना कार्यकर्ता अपनी नेता के लिए कोई भविष्यवाणी करूं, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि आधी आबादी के हक की जो बात प्रियंका जी करती हैं, वो इस देश में इस व्यापक तौर पे बहुत कम की गई है। गौरव जी, गौरव, इसके बाद हाँ, ऐसा है, ध्रुवीकरण क्या है? ध्रुवीकरण वो अंतिम पैंतरा है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने के लिए एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो सरकार के साथ को घेर सके, सरकार पर आरोप लगा सके। तो अपने घटक दल ईडी और सीबीआई से जब बात नहीं बन रही है तो वो ध्रुवीकरण करते हैं। लेकिन इस देश की जनता, ये देश की जनता बहुत समझदार है। ये देश की जनता समझती है कि मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों का भला, मुद्दा ये है, मुद्दा ध्रुवीकरण नहीं है। और वो ध्रुवीकरण की बात किससे कर रहे हैं? हम तो अपने आप को कहते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूं जहां पर श्री राम का अयोध्या है और यहां पर श्री राम का ननिहाल है, और हमें तो आज तक रामगमन पथ के बारे में पता नहीं था, वो हमारी सरकार ने किया। कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हमारी सरकार ने किया। और कौन से ध्रुवीकरण की बात करते हैं? किस धर्म की बात करते हैं? जिस हिंदू धर्म को हम मानते हैं, उस हिंदू धर्म में नारी को, और अभी नवरात्र खत्म हुए, 9 दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है और हर महिला में देवी का स्वरूप है। आप अपने बगल में यौन उत्पीड़न के आरोपियों को बिठाकर किस धर्म की बात करते हैं? उस धर्म की जिसमें कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कल विजयदशमी मनाई, सबने बुराई पर अच्छाई की जय मनाई, असत्य पर सत्य की जय मनाई, अधर्म पर धर्म की जय मनाई। क्या कहता है श्री राम का? क्या संदेश है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार तो उस आदर्श को मानकर चल रही है। जब हम किसानों का भला कर रहे हैं, जब हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, जब हम आवास विहीन लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम तो रामायण को चरितार्थ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? ये अडानी जी की परिक्रमा करते रहे, हम गरीब की परिक्रमा करते हैं, और वो श्री राम का संदेश है। She has been waiting. I will take a question. एक उनका ले लेते, फिर आपका ले लेते। अगली बार मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो मुझे पता है कि आपको यह सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। यह भी मैं भविष्यवाणी कर देती हूं, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को यह सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सवालों से भागते हैं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, उन्होंने आर्थिक असमानता बढ़ाई है। हमने जलता हुआ मणिपुर देखा है। तो देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ पाइएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो उनसे पूछिएगा, आपने बस्तर के स्टील प्लांट को, एनएमडीसी के स्टील प्लांट को बिकने के लिए लगाया हुआ है। जनता के सामने रैली में आप और आपके चेले आकर कहते हैं
ये नहीं बिकेगा, तो सबसे पहले तो उसको हटाइए वहां से, उस वेबसाइट से हटाइए। हमारी सरकार ने कहा सरकार खरीदने को तैयार है, आप सरकार को इस प्रोसेस से हटा देते हैं। तो आप किसके सगे हैं? 7 लाख आवासों पर कुंडली मारकर आप बैठे हैं और यहां पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं हम आवास बनाएंगे। केंद्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 144% कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन 3 साल डिले चल रहा है प्रोजेक्ट। क्यों डिले चल रहा है? ये सब सवाल ना मोदी जी से पूछे जाते हैं, ना पूछ सकते हैं आप लोग, ना इसका जवाब मिलता है। जवाब में मिलती है जलेबी, पर जलेबी से लोगों का भला नहीं होगा ना। आपका हो गया। इसके बाद मैं एक सवाल सुनकर फिर आपके पास आऊंगी, 2 मिनट दीजिए, इसके बाद इधर ही आऊंगी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश में कोरोना काल के बाद, मुझे ऐसा लगता है आर्थिक असमानताओं को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कृषि क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए, अगर किसान के ऋण को माफ करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि किसान की ऋण माफी को रेवड़ी बोला जाता है, फाइनेंशियल कल्चर खराब हो रहा है। और जो 12 लाख करोड़ बट्टे खाते में धन्ना सेठों के डाल दिए उससे किसी का कोई वास्ता नहीं है। जो 10 लाख करोड़ की माफी कर दी उससे कोई वास्ता नहीं है। 10 साल से सरकार चला रहे हैं, सरकार को चूना लगाकर बड़े बड़े लोग देश छोड़कर भाग गए, कर चोरी करके आपका और हमारा पैसा लेकर। उस पर कोई विवाद नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा, इनकम टैक्स आप में से किसी का कट हुआ है क्या 9 सालों में? नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें देश काल परिस्थिति देख के की जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसानों का कर्जा माफी से भला होगा और वो भला हम करेंगे। जी अब आप बताइए, आप मुझसे 4 सवाल पूछिए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हम नहीं बताएंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या है सॉफ्ट हिंदुत्व। इस धर्म पर, जो हिंदू धर्म है वो किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा। और जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार आज की तारीख में घूम रहे हैं वो सबसे पहले धर्म के अनुयायियों का ही बुराई करते हैं, सबसे पहले उनके हक का हनन करते हैं। ये वही लोग हैं जो 18% जीएसटी उस गंगा जल पर लगा रहे थे जो हिंदू धर्म के 16 कर्म कांडों में गर्भधारण से मृत्यु तक इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अध्यक्ष ने और हम सब लोगों ने शोर मचाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो इनको 18% टैक्स विड्रॉ करना पड़ा। ये सॉफ्ट हिंदुत्व है? बिल्कुल नहीं। ये इस देश के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ गलत हो रहा था, इस देश की जनता के साथ गलत हो रहा था। ये जब जब गलत करेंगे तो हमें अपने सामने खड़ा पाएंगे। मैं तो बिल्कुल हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, इसमें क्या बुराई है कहना। पर सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? धर्म पर किसी की बपौती है क्या? मैं ये जानना चाहती हूं। कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं हो सकता है। दोहरे मापदंड धर्म पर नहीं हो सकते। जितने बड़े धर्म के अनुयायी आप हैं उससे बड़े धर्म के अनुयायी हम हैं, क्योंकि हम धर्म को चरितार्थ करते हैं और आप धर्म पर लोगों को ठगते हैं। असलियत यह है, जब आप लोगों को दयनीय बनाते हैं, जब किसानों को आप उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जब आप चुनी हुई सरकारों को चावल नहीं देते हैं, जब आप चुनी हुई सरकारों से धान नहीं खरीदते हैं, तो आप किसान के हक का हनन कर रहे हैं, तो आप राम राज्य का हनन कर रहे हैं। जब आप मणिपुर में 78 दिन तक बोलते नहीं और नग्न औरतों को टहलाया जाता है तो आप देवी के स्वरूप का हनन कर रहे हैं। और अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व है तो बिल्कुल होना चाहिए। वो धर्म किसी की बपौती नहीं है और धर्म को राजनीति में गलत तरीके से लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम में और उनमें यह अंतर है, हम में और उनमें यह अंतर है कि हमने राम गमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वो आस्था का प्रतीक है। लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने भैया कोई काम नहीं किया उसी के नाम पर वोट दे दो। हमने काम भी किया, हमने आपकी आस्था को भी पूरा किया, हमने वो हर काम किया जो हमें लगता है कि समाज के हर तबके के लिए होना चाहिए।
मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। नहीं, थोड़े इधर से ले लेते हैं। प्रदीप जी प्लीज, आपका हो गया। प्लीज बहन जी, प्रदीप जी बताइए। ईडी और आईटी और सीबीआई क्या है आज की तारीख में? ये एजेंसी नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले भाजपा के फ्रंटल थे, अब घटक दल है, जो भी कह लीजिए। बिना इनके चुनावी रण में नहीं उतर सकते हैं मोदी जी। जहां जहां मोदी जी को हार नजर आती है, जहां जहां अच्छी गैर भाजपा की सरकारें काम करती नजर आती हैं, वहां वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ईडी के केसेस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई 2014 के बाद, और 95% केसेस जो है वो विपक्ष के खिलाफ है। हेमंत बिस्व शर्मा के केस में कब हियरिंग हुई थी? नारायण राणे के केस में कब हियरिंग हुई थी? येदियुरप्पा के केस में कब हियरिंग हुई थी? बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं में कब हियरिंग हुई थी? शुभेंदु अधिकारी कब ईडी से बुलाए गए थे? तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें ऐसा सर्फ है, ऐसा गंगा जल है, जिसमें गोता लगाओ, भाजपा का हाथ थामो, सारे आपके दाग धब्बे धुल जाएंगे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो गलत उपयोग हो रहा है, जिस तरह से उनको घटक दल बनाया जा रहा है, ये भी जनता देख रही है। जनता देख रही है कि कैसे लोकतंत्र पर प्रहार आप इन घटक दलों के साथ मिलकर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जब वो मुंह खोले तो आप इधर से बोलिए अडानी, तो वो चुप हो जाएंगे। अडानी पर 5 विश्व के देशों में, 5 देशों में जांच चल रही है। सिवाय उस देश के जहां पर अडानी है, सिवाय उस देश के जहां पर हमारी सेबी है, सिवाय उस देश के जहां पर डीआरआई है, हमारी संस्थाएं कहती जी हम तो कागज ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वहां पत्रकार कागज ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो जब वो भ्रष्टाचार कहे तो यहां से अडानी कहिए तो चुप हो जाएंगे। क्या है भ्रष्टाचार? आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं रह गया तो आप अनर्गल मुद्दे बना रहे हैं। अरे आप हमारी सरकार के काम पर सवाल पूछिए ना। आपने कहा भाजपा के बड़े नेता जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी, भाजपा के यहां के नेता कहां हैं? ये भी पता करिए। जी सर, पूछिए। हाँ, क्या बन सकता है? देखिए ऐसा है, इस तरह की बातों पर टिप्पणी करके मैं उसको वो स्टैचर भी नहीं दूंगी जो वो जानना देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अनर्गल अनर्थक बयान है और इस पर मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी। और कोई सवाल? जी उसकी बेटी की हत्या हुई है, उसने उसको प्रत्याशी बनाया। किसको बनाया प्रत्याशी? उसका प्रत्याशी जो बेटा हिंदू मुसलमान बच्चे कैसे बोल रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि अगर ये वीडियो है और अगर इसकी पुष्टि हुई है तो सबसे पहले एनसीपीसीआर नाम की एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं वो। अगर आरएसएस की शाखा सवेरे अटेंड करके थोड़ा फ्री हो गए हो तो उनको ये वीडियो जरूर संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे बच्चों को चुनावी रण में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही बच्चों का इस्तेमाल होता है। तो एनसीपीसीआर जैसी संस्थाएं या महिला आयोग जैसी संस्थाएं जो बाल संरक्षण के लिए होती हैं, ये बिल्कुल आंख पर पट्टी बांध के मोदी जी के शासनकाल में बैठी हुई हैं। अगर ये ध्रुवीकरण और बच्चों का दुरुपयोग नहीं है तो बच्चों का दुरुपयोग और क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों के इंप्रेशनेबल माइंड्स में इतनी हिंसा, इतनी नफरत घोलने का काम यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जी आप बताइए। आपके आने के पहले से जवाब दे चुकी हूं। मैंने इस पर जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल ही इस पर था। जी धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।